Good morning, students. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start the topic instrumentation amplifier in the subject code EL307, Linear Integrated Circuit and Design. Basically, instrumentation amplifier is used in instrumentation system to amplify the weakest signal which is measured or captured by a transducer and give it to the output indicator and measurement systems. Instrumentation amplifier uses the op-amp, so it have all the advantage which are present by operational amplifier. op-amp का यूज करते हुए इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिज़ाइन किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स को समझते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विद op-amp इसमें यूज किया गया है और सर्किट को डिज़ाइन किया गया है. इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का मीनिंग होता है कि कोई भी फिजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता और किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस में लाइक एज किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में, किसी इलेक्ट्रिकल फर्नेंस में, इन सभी में जो फिजिकल कंडीशंस होती है उनको प्रिसाइज मेजर करना और कंट्रोल करना ताकि उसके प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आए, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े. मान लीजिए किसी फर्नेंस में जैसे प्लास्टिक फर्नेंस की बात करते हैं कि एक्स टेम्परेचर होना चाहिए, मान लीजिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए. तो किसी वजह से फिजिकल कंडीशंस की वजह से या एनी रीज़न अगर उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसके प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट होता है. सिमिलरली मान लीजिए किसी मिल्क प्लांट में, मीट प्लांट में, डेयरी में अमुक टेम्परेचर या अमुक ह्यूमिडिटी, अमुक जो पैरामीटर्स है, फिजिकल कंडीशंस है, वो मेंटेन रहना चाहिए ताकि उसके प्रोडक्शन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसकी क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना हो. तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जिसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है और ट्रांसड्यूसर किसी सिग्नल की एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करता है. बिकॉज फिजिकल कंडीशंस को डायरेक्टली मेजर करना आसान नहीं है, इसलिए ट्रांसड्यूसर लगाते हैं. अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर उस फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आउटपुट पैरामीटर वेरी करता है और उस पैरामीटर को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रेशर मेजर करना हो तो किसी भी फिजिकल प्रेशर को मेजर करने के लिए नॉर्मली स्ट्रेन गेज यूज करते हैं. तो स्ट्रेन गेज क्या करता है कि प्रेशर के इक्विवेलेंट उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है. तो इनपुट स्टेज पे मान लीजिए स्ट्रेन गेज लगा है और अमुक जो प्रेशर है या फिजिकल कंडीशंस है वो वेरी करती है, तो फिजिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है थ्रू वेरिएशन ऑफ द इट्स रेजिस्टेंस. खुद का रेजिस्टेंस वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग. और जो फिजिकल एनर्जी थी उसको इसमें किसने कन्वर्ट कर दिया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है. तो अप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के इनपुट पे लगा दिया जाता है और उसको वाया ट्रांसमिशन लाइन से डिफरेंट स्टेज से कनेक्ट करते हुए आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. ब्लॉक डायग्राम में इनपुट स्टेज है जिसमें ट्रांसड्यूसर और प्री एम्पलीफायर लगा होता है. ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है प्री एम्पलीफायर लगा के. और ये जो फिजिकल एनर्जी के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, यानी ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, वो इंटरमीडिएट स्टेज पे अप्लाई किया जाता है. और इंटरमीडिएट स्टेज में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर लगा होता है जिसमें op-amps का कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका जो आउटपुट होता है वो नॉर्मली आउटपुट स्टेज पे अप्लाई किया जाता है, जिसमें कोई भी इंडिकेटर, कोई भी डिस्प्ले डिवाइस, CRO या कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम या कोई स्टोरेज जो होता है जो सिग्नल को स्टोर करता है, एज वेल एज कंट्रोलिंग सिस्टम्स यहाँ पे आउटपुट स्टेज पे लगे हो सकते हैं या लगे होते हैं. अब
इनपुट स्टेज में आपने ट्रांसड्यूसर लगा दिया है और इंटरमीडिएट स्टेज में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर लगाया है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के क्या फ़ायदा हो रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के फ़ायदे होते हैं कि उसमें ऑपएम लगा होता है और ऑपएम के जितने भी एडवांटेज होते हैं वो सभी एडवांटेज अपने को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो वो सारे एडवांटेज जैसे कि मान लीजिए हाई इनपुट इम्पिडेंस चाहिए, लो आउटपुट इम्पिडेंस चाहिए, हाई CMRR हो या हाई स्लीव रेट हो या लो पावर कंजम्पशन हो, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, लो नॉइज़ होनी चाहिए और प्रीसाइज लो लेवल एम्पलीफिकेशन जो होता है, तो ये सारे एडवांटेज ओपेम के यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के इस के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं और इसका आउटपुट स्टेज पे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट स्टेज की। तो आउटपुट स्टेज में मैंने अभी जो बताए थे कि इंडिकेटिंग या रिकॉर्डिंग या डिस्प्ले डिवाइसेस लगे होते हैं, और आज जो ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोलर लगाया जाता है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोलर लगाया होता है जो कि न केवल किसी भी फिजिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यानी आउटपुट को मेजर करता है, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली कंपनसेट का काम भी करता है, यानी ऑपरेटिंग कंडीशंस को मेंटेन रखने का कार्य भी ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोलर के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर जो इंटरमीडिएट स्टेज में लगा होता है, जिसके एडवांटेज मैंने अभी बताए थे, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्लोज लूप जो गेन होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, लो पावर कंजम्पशन होना चाहिए, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होना चाहिए, हाई स्लीव रेट होना चाहिए, लो नॉइज होने चाहिए। सारे एडवांटेज इससे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे वर्क करता है? तो अब इसके डायग्राम पे चलते हैं। डिफरेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांसड्यूसर ब्रिज, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में ओपेम्स का यूज किया जाता है, साथ ही इनपुट पे एक ब्रिज का यूज किया जाता है जिसके एक ब्रांच में ट्रांसड्यूसर लगा होता है, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं। एक बार मैं आपको क्लियरली विजुलाइज करवा देता हूँ। अब आप इसमें देख लीजिए। यस, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग ओपेम। यहाँ 3 ओपेम लगे हैं, A1, A2 एंड A3। ओपेम 1 एंड ओपेम 2 ये वोल्टेज फॉलोअर का कार्य कर रहे हैं, यानी दोनों ओपेम A1 और A2 के इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है और फीडबैक जो लूप का गेन है वो 1 है। तो ये एग्जैक्ट वोल्टेज फॉलोअर का काम कर रहे हैं। यानी वोल्टेज फॉलोअर का जो एडवांटेज होता है कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इम्प्रूव द लोडिंग इफेक्ट को कम करना, सिर्फ इनका यही काम है कि जो इनपुट पे मिल रहा है वही आउटपुट पे देंगे, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस इनका हाई होता है तो इम्पीडेंस मैचिंग का कार्य अच्छा हो जाता है, यानी लोडिंग इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो A1 और A2 वोल्टेज फॉलोअर का कार्य कर रहे हैं, इनके इनपुट पे जो वोल्टेज है वो ही सेम वोल्टेज आउटपुट पे प्राप्त होगा। लेकिन इससे पीछे चलते हैं ट्रांसड्यूसर ब्रिज पे। ट्रांसड्यूसर ब्रिज यानी किसी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का ब्रिज है जिसमें एक ब्रांच में ट्रांसड्यूसर लगा है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस RT है, और अगर उसमें फिजिकल कंडीशंस में कोई वेरिएशन होता है तो उसमें प्लस माइनस डेल आर का वेरिएशन होगा, यानी फिजिकल कंडीशंस में वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसड्यूसर का रेजिस्टेंस RT है उसमें डेल आर का वेरिएशंस पॉजिटिवली या नेगेटिवली हो सकता है, यानी डेल आर बढ़ सकता है, डेल आर कम हो सकता है। जो वेरिएशन है उसको अपन ने अज्यूम कर लिया कि डेल आर रेजिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है। 3 रेजिस्टेंस और लगे हैं, RA, RB, RC, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ब्रिज को जो सप्लाई दिया है यानी एक्साइटेशन वोल्टेज दिया है वो VDC दिया है। यहाँ पे VAC भी हो सकता है, यानी ब्रिज को AC या DC सिग्नल में से किसी से भी सप्लाई दी जा सकती है, एक्साइट किया जा सकता है। और इनिशियली हम ये मानते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस का मतलब जिसको अपन रेफरेंस कंडीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं, इसको मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि अमुक सिचुएशन में, किसी प्लांट में, किसी डेयरी में या किसी इंडस्ट्री में या किसी इलेक्ट्रॉनिक फर्नेंस में किसी पैरामीटर की ये वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए किसी फर्नेंस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए उसकी अच्छे प्रोडक्शन के लिए, उसके क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए।
और उसको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, रेफरेंस कंडीशन कहेंगे। और उस कंडीशन पे ब्रिज को बैलेंस करते हैं कि यानी आर ए, आर बी और आर सी इनकी वैल्यू और आर टी की वैल्यू इस तरीके से चूज करते हैं कि ब्रिज इस सिचुएशन में, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इस रेफरेंस कंडीशन में बैलेंस रहे। तो इनिशियली मान लीजिए ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस करने के लिए आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू अप्रोप्रिएटली चूज करते हैं। तो ब्रिज बैलेंस हुआ तो इस पे वी ए, जो वी ए वोल्टेज है, वी बी वोल्टेज सर्किट में देख सकते हैं, दिस इज़ वी ए वोल्टेज, दिस इज़ वी बी वोल्टेज, वी ए वी बी। तो वी ए वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, यानी इस जंक्शन पे वी ए जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होगी इस जंक्शन से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज, यानी आर ए के अक्रॉस वोल्टेज। इसी तरीके से वी बी वोल्टेज कितना होगा, इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज, यानी शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को दिखाई दे रहा है आर बी के थ्रू ग्राउंड। तो आर ए के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो वी ए होगा, आर बी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो वी बी होगा, और वी ए वी बी को मिला के वी ए बी होगा, और वी ए बी अगर ब्रिज बैलेंस है तो जीरो होगा। यानी बात करते हैं वी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डायग्राम में आर टी प्लस डेल आर दिखा रखा है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आर टी ही इसको कंसिडर करिए, डेल आर इसको कंसिडर नहीं करना है। डेल आर तब होगा जब फिजिकल कंडीशंस इक्विलिब्रियम या रेफरेंस पॉइंट से वेरी करेगी। अभी इनिशियली इसका रेजिस्टेंस आर टी ही है, ट्रांसड्यूसर का इनिशियल रेजिस्टेंस आर टी ही है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ अभी आर टी है, जब चेंजेज होगा तब आर टी प्लस माइनस डेल आर हो जाएगा। तो देखिए वी ए इक्वल्स टू वी बी होगा इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में, और वी ए की वैल्यू क्या होगी, इनपुट वोल्टेज इनटू उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस ये वी ए ड्रॉप हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल सीरीज रेजिस्टेंस। यानी वोल्टेज डिवीजन रूल से देख सकते हैं आप, वोल्टेज डिवीजन रूल से ये वी ए कैलकुलेट किया, ये वी बी कैलकुलेट किया, ये वी बी और ये वी ए। तो वी ए क्या हो जाएगा, वी डी सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर टी, और वी बी क्या हो जाएगा, आर बी इंटू वी डी सी यानी इनपुट वोल्टेज प्लस डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी। तो वोल्टेज डिवीजन रूल सिंपली लगाया और उसको सिंप्लीफाई करने पे रेजिस्टेंस का ये रेशियो मिलेगा, आर सी डिवाइडेड बाई आर बी इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाई आर ए। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस का और इधर राइट हैंड साइड में दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हुआ, देन द ब्रिज विल बी बैलेंस, द ब्रिज इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो इनिशियल ब्रिज बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये जो इक्वेशन है नीचे जो दी हुई है, रेजिस्टेंस का रेशियो ये इक्वल होगा, ये फॉलो होगी। अब बात करते हैं कि फिजिकल कंडीशंस अगर वेरी करती है तो ट्रांसड्यूसर का रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। यानी फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में प्राप्त होता है। ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल होगा, ट्रांसड्यूसर का इनपुट फिजिकल एनर्जी होगी या फिजिकल सिग्नल्स होगा। तो अब ब्रिज पे क्या होगा, ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा, और ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा तो अब वी ए नॉट इक्वल्स टू वी बी। अब वी ए और वी बी इक्वल नहीं होगा। अब वी ए और वी बी इक्वल नहीं होगा तो कैलकुलेट कर लीजिए, वी ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वी बी की वैल्यू जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट की वही रहेगी क्योंकि इनपुट फिक्स है, और वी ए के जो ब्रांच में रेजिस्टेंस है आर बी एंड आर सी वो भी फिक्स है। लेकिन वी ए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए ट्रांसड्यूसर का रेजिस्टेंस अब आर टी प्लस डेल आर हो गया, प्रीवियसली वो सिर्फ आर टी था। अब ब्रिज अनबैलेंस हो गया तो वी ए बी की वैल्यू जीरो नहीं होकर आपको कोई वैल्यू प्राप्त होगी। तो वी ए बी की वैल्यू क्या होगी, वी ए बी की वैल्यू होगी वी ए माइनस वी बी। देख सकते हैं नीचे नीचे वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। और अब कैलकुलेट कर लीजिए, वी ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, वी बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वी ए बी मिल जाएगा, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। यानी वी ए की वैल्यू, ये वी ए की वैल्यू, ये वी बी की वैल्यू, और दोनों को माइनस करने पे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि आर ए, आर बी, आर सी, आर टी ये सभी इक्वल रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू इक्वल है, और उसको मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ। तो आर कंसिडर करने पे वी ए बी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आप नीचे देख सकते हैं, माइनस डेल आर इंटू वी डी सी, ये इंटू वी डी सी है, ये डेल आर इंटू वी डी सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2r प्लस डेल आर। यानी ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, और इसमें कहीं कहीं साफ झलक रहा है कि वी ए बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल आर। यानी फिजिकल कंडीशंस वेरी हुई, उसके अकॉर्डिंग डेल आर प्राप्त हुआ, और डेल आर के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है वी ए बी प्राप्त हुआ।
अब वी ए बी कहाँ अप्लाई हो रहा है, वापस सर्किट में चलते हैं। वी ए बी देखिए ओपैम्प 3 A3 जो लगा है उसके इनपुट पे प्राप्त हो रहा है, ऊपर वी ए आ रहा है, नीचे वी बी आ रहा है, यानी जो थर्ड जो ओपैम्प है A3 जो लिखा है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ फीडबैक की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें एक इनपुट वी ए है, दूसरा इनपुट वी बी है। यानी मैं अगर बहुत सीधी सीधी बात करूं तो उसका जो डिफरेंशियल इनपुट है वो वी ए बी है, जो जिसकी वैल्यू है वी ए माइनस वी बी। तो डिफरेंशियल इनपुट इसका वी ए बी है और आउटपुट वी नोट जो एक्सप्रेस किया उसकी वैल्यू होगी डिफरेंशियल इनपुट इनटू इसका गेन। यानी अब मेरे को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा डिफरेंशियल इनपुट वी ए बी इंटू गेन ऑफ द थर्ड ओपैम्प, एंड इसकी वी ए बी की वैल्यू पुट करने पे आपको इक्वेशन के प्राप्त होगी। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इसको, अगर डेल आर प्लस 2R डिनोमिनेटर में है, डेल आर द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर, और 2R यानी अगर 2R प्लस डेल आर की वैल्यू काफ़ी कम होगी, और अगर मैं इसको 2R में ऐड करूं तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी मानते हैं। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन के कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, वी नॉट इक्वल्स टू आर एफ इंटू डेल आर इंटू वी डी सी डिवाइडेड बाई R1 प्लस इंटू 4R, यानी ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे R फिक्स है, R1 फिक्स है और RF फिक्स है, VDC फिक्स है, यानी चेंज क्या हो रहा है डेल आर, और V नॉट यानी आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर का वो किसके प्रोपोर्शनल में है, वो प्रोपोर्शनल है डेल आर, और डेल आर किसके प्रोपोर्शनल है फिजिकल कंडीशंस। यानी मैं कहूँ कि फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज मेरे को प्राप्त हो रहा है। फिजिकल कंडीशंस में वेरिएशन हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है वो फिजिकल कंडीशंस को मेजर कर रहा है, फिजिकल कंडीशंस में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको मेजर कर रहा है, और आउटपुट पे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स जो लगाए जाते हैं ट्रांसड्यूसर ब्रिज में, उसमें नॉर्मली ये रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, जो जैसा कि थर्मिस्टर, फोटोकंडक्टर सेल और स्ट्रेन गेजेस। और भी जो फिजिकल कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मेज़र करने वाले ट्रांसड्यूसर ब्रिज में लगा दिए जाते हैं, और उस कंडीशंस को आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में मेज़र कर लिया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस होते हैं उन वेरिएशंस को कंपनसेट करने के लिए मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर दिया जाता है। मैनुअली कंपनसेशन का मतलब जो वेरिएशन आउटपुट पे डिस्प्ले डिवाइस पे इनिशियली क्या सिग्नल आ रहा था और फिर अब कितना चेंजेस हुआ उतना उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव इनपुट पे वेरिएशंस कर देंगे, और वापस जो ब्रिज है उसको बैलेंस कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। यानी वहाँ पे टेम्परेचर या तो कम करेंगे, या कम हो गया तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के और रेफरेंस कंडीशन ले आएंगे, जिससे कि ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और आउटपुट वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में या तो जीरो या जो भी इनिशियल कंडीशन बैलेंस कंडीशन पे जो आउटपुट मिल रहा था अब वो प्राप्त होगा। तो मैनुअली भी उसको कंपनसेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक प्रोसेसर लगा के भी कंपनसेट करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसर क्या करेगा, जितना चेंजेज आएगा उसका रिवर्स फीडबैक इनपुट या उस अमुक कंडीशंस को कंपनसेट करने के लिए कमांड्स देगा, और वो उसको सही करके और रेफरेंस कंडीशन पे ले आएगा। दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजिंग op-amp which are widely used in instrumentation systems to clearly accurately measure the variations in the physical conditions. Okay, thank you.